नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीर रंजन नेगी। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। Presented by Alora's Melting Moments since 1953. मेरे पिताजी जो हैं वो अल्मोड़ा के हैं, मेरी मम्मी जो हैं वो लैंसेडाउन की। बहुत सारे मैचेस मैंने अपने देश के लिए जिता के दिए, सिंगल हैंडेडली। लेकिन एक मैच जो था, सिर्फ एक मैच, चक दे इंडिया में आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा एक्चुअली। लोग गालियां बकते थे स्टेडियम में, जब मैं गुजरता था पीछे से आवाज आती थी, ओए ये वही है जिसने 2-3 साल वुमेन हॉकी टीम में रहा। और वुमेन हॉकी टीम ने जितने मैचेस खेले हैं मेरी कोचिंग के अंदर, सब में गोल्ड मेडल। तो उर्मी नेगी जी से मेरी पहचान थी। नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ में मायोनु मंडारू, उसमें एक हर्षु मामा का कैरेक्टर मैंने प्ले किया, वो जबरदस्त हिट हुआ। आप विश्वास करेंगे, आई एम 65 और 5 किलोमीटर में आराम से भाग सकता हूँ। मैं गोल्फ में शॉट मारता हूँ तो कम से कम 250 यार्ड के आगे मारता हूँ। तो हेलन को मैंने कहा, हेलन अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। उसने कहा, कोच मुझे आप पे विश्वास। 5 में से 4 बार मैंने सही बताया। हेलन मैरी ने 3 पेनाल्टी स्ट्रोक सेव कर। जब हम लोग चक दे इंडिया बना रहे थे तब मैंने ये कहानी जयदीप साहनी को बताई। मेरा 19 साल का एक बेटा था, उसने अपना हेलमेट जो था ना वो वहाँ सामने रख के रखा हुआ, उसका सर उसमें लगा, वो दोबारा फिर कभी नहीं उठा। तो मेरी वाइफ और मैंने अपने बेटे के नाम पे एक फाउंडेशन बनाया, उसका नाम रखा अभी फाउंडेशन। खेलों के माध्यम से लोगों के अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप करते हैं। उत्तराखंड जो है की जो पहचान है उसकी ईमानदारी से है, उसकी बहादुरी से है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंडियों को रखते हैं। देश की सिक्योरिटी भी अजीत डोभाल जी, सच में। हिमाला तेरी जय जयकारा मेरे पहाड़ा। ओहो रेडियो पर मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। in association with RS Group of Companies. Powered by Arogya Dham, The Health City, Dehradun. Supported by The Solitaire, Haridwar Bypass Road, Dehradun. Banking partner, Union Bank of India. Style partner, Capsons, Rajpur Road, Jharkhand, Dehradun. Execution partner, Creative Mind. तो इस बातचीत को शुरू करें सर, क्योंकि पहली बार जब हमें भी पता चला, मैं 2004 में बागेश्वर से निकला पढ़ाई के लिए बाहर, और जब वो फिल्म आती है और हमें पता चलता है, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आज कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये क्या आसपास कुछ ऐसा हो रहा था या ये अपने आप हुआ ऑर्गेनिकली हॉकी की तरफ आपका रुझान? देखिए, जिस दौर में मैंने खेलना शुरू किया, आप विश्वास करेंगे क्रिकेट और हॉकी की पॉपुलैरिटी जो थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। जितना पैसा एक क्रिकेट प्लेयर को मिलता था उतना ही पैसा एक हॉकी प्लेयर को मिलता था। और जब मैंने खेलना शुरू किया उसके बाद में 1975 में हिंदुस्तान ने अपना पहला विश्व कप जीता था। और अशोक ध्यानचंद, जो ध्यानचंद जी के बेटे हैं, उन्होंने फाइनल्स में पाकिस्तान के ऊपर गोल मार के हमें अपना पहला और आखिरी विश्व कप जिताया था। तो वो दौर ऐसा था कि जिसमें बच्चे बच्चे की जुबान पर हॉकी प्लेयर्स के नाम हुआ करते थे, हर एक जना जानता था प्लेयर्स को। तो नेचुरली जब कोई देश इस तरह की इतनी बड़ी सफलता हासिल करता है तो उस खेल का विकास एकदम से होता है। 1983 में क्रिकेट ने, आपने देखा, वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद में क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया तो उस समय मैं सब खेल खेलता था। मैं फुटबॉल भी बहुत अच्छी खेलता था, वॉलीबॉल में मुझे यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, मैं एथलेटिक्स करता था। मतलब पहाड़ से आने के बाद में जैसे थकान जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, यू नो, यू आर सो यूज्ड। और वो हमारी बॉडी भी उस किस्म से रहती है कि हम कुछ भी करें तो उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया तो मालूम नहीं, बस उसका होके रह गया। और जब मैंने हॉकी पकड़ी भी थी तब भी मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं अपने देश को खेलूँगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। एक फौजी जो है वो भी जब जवान भर्ती होता है तो उसे मालूम नहीं कि क्या रखा है ईश्वर ने, उसके लिए क्या सजो के रखा है, वो अपने मुल्क से प्यार करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी हॉकी खेलते हैं या दूसरे खेल खेलते हैं क्रिकेट के अलावा, वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, उस खेल को प्यार करते हैं। मैं भी हॉकी को प्यार करता था। और अगर अगला जन्म हुआ कभी, ईश्वर ने दिया, तो मैं चाहूँगा कि मेरा जन्म ऐसे ही एक परिवार में हो जहाँ पर मुझे फिर से हॉकी खेलने को मिले। वाह, क्या बात है। मुल्क की आपने बात करी, और एक दौर ऐसा भी आया जब हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से हारा,
उसका जिक्र अक्सर आता होगा, आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात भी करी होगी और वो आरोप भी लगे जी। कितना डिसहार्टनिंग होता है उस वक्त पे, फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, आप खुद कैसे, जो लोग कल तक अप्रिशिएट कर रहे थे अचानक से वो अलग सी निगाहों से देखने लगते हैं लाइफ में, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, आपने कैसे हैंडल किया उसको? मैंने अपने देश को 5 साल रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे मैचेस मैंने अपने देश के लिए जिता के दिए, बहुत सारे, सिंगल हैंडेडली। मतलब एक बार पाकिस्तान के साथ ही हमारा मैच हुआ था, टेस्ट मैच में, और उसमें पाकिस्तान को खेल के दौरान 2 पेनल्टी मिली, मैंने दोनों पेनल्टी सेव करी और हम लोग जीत के आए। ऐसे बहुत सारे मैचेस मैंने हिंदुस्तान को जिताए, अपनी टीम को जिताए। लेकिन एक मैच जो था, सिर्फ एक मैच, 1982 एशियन गेम्स का वो फाइनल मैच जो हुआ, उसमें हम लोग 7 गोल से हार गए। हार गए, ठीक है, पहली बार इतनी शर्मनाक हार हुई थी, पहली बार टेलीविज़न आया था और पूरे देश ने, न सिर्फ वो दर्शक जो वहाँ स्टेडियम में मौजूद थे, वो सारे दर्शक जो टेलीविज़न पे मैच देख रहे थे, वो मेरे से बहुत खफा थे। और किसी अखबार वाले ने लिखा कि मीर रंजन नेगी ने 1 गोल का 1 लाख रुपए लिया, इन्हें 7 लाख में अपने देश को बेच दिया। ऐसा था नहीं। मैं जहाँ जाता था बहुत परेशानियाँ हुई। चक दे इंडिया में आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा एक्चुअली, जो हकीकत की ज़िंदगी में हुआ। लोग गालियाँ बकते थे स्टेडियम में, जब मैं गुजरता था पीछे से आवाज़ आती थी, ओए ये वही है जिसने पाकिस्तान के साथ में पैसा लिया, ओए 7 लाख का क्या हुआ। उस ज़माने में 7 लाख बहुत हुआ करता था, 82 में। मतलब न सिर्फ मैं, मतलब मेरी माता जी भी कहीं अगर जाती थी तो उनको बोलते थे कि देखो ये उसकी माँ जा रही है जिसने ऐसा किया। हमारे घर के शीशे तोड़ दिए गए, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोगों के ताने फप्तियाँ, उनको सुनना, उनकी आंखों में झांक के देखना, एक गद्दार की ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, ये आजकल के बच्चे समझ नहीं पाएंगे। मैं पहला खिलाड़ी था जिसके ऊपर देश पे गद्दारी करने का आरोप लगा था, और जबकि कुछ भी नहीं था, मैं जवान था उस समय। आज होता तो शायद समझता था कि हाँ गलत हुआ, या छोड़ो ये सब बातें हैं। लेकिन उस समय बहुत यंग था, मेरे को लगा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ में। बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल दौर था, और कई बार मुझे लगा भी कि शायद मुझे सुसाइड करना चाहिए। लेकिन मेरे आसपास जो लोग थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरी फैमिलीज थी, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। और मैंने कभी भी हॉकी का दामन नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट जब मैंने हॉकी खेलना छोड़ा भी, तब भी उसके बाद मैं कोचिंग में लगा रहा। और 16 साल के बाद 1998 जब बैंकॉक के एशियन गेम्स हुए, तो एक बार फिर से जो मेरा दोस्त था, जो मेरे साथ में यूनिवर्सिटी में हॉकी खेला करता था, वो इंडियन हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी बना, तो उसने भारतीय हॉकी टीम की कमान सौंप दी। और हम पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। 32 साल के बाद हिंदुस्तान ने धनराज पिल्ले की कप्तानी में 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स का वो गोल्ड मेडल जीता। वाह, तो जवाब दे दिया आपने अपने स्टाइल में। पहला जवाब था। उसके बाद में वुमेन हॉकी टीम में आया, मैं 2-3 साल वुमेन हॉकी टीम में रहा। और वुमेन हॉकी टीम ने जितने मैचेस खेले हैं मेरी कोचिंग के अंदर, जितने मैचेस, सब में गोल्ड मेडल मिला, सब में गोल्ड मेडल मिला। थोड़ा सा उसी अंदाज में भी जीते हम लोग, जिस अंदाज में आप लोगों ने चक दे इंडिया का लास्ट सीन देखा है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो पैदाइश कहाँ हुई आपकी, और पेरेंट्स वगैरह, क्या माहौल, किस तरफ? मेरे पिताजी जो हैं वो अल्मोड़ा के हैं। अच्छा। बेसिकली मेरी मम्मी जो हैं वो लैंसेडाउन की हैं। हाँ। एक कुमाऊं है, एक गढ़वाल है। मेरी जो परवरिश है वो मध्य प्रदेश इंदौर में हुई जी। हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर है। काम के सिलसिले में मैं मुंबई शहर रहा, करीब 35 साल 38 साल में बॉम्बे इंदौर से बाहर रहा। कहते हैं आप लोग सुने ही होंगे कि स्टेट के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, एक नाम सुनाई देता है इंडिया। लेकिन ये बात भी सच है कि जब भी उत्तराखंड का नाम आता है,
तो मेरा दिल जो है वो धड़कने लगता है। वाह क्या बात है। और मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि उत्तराखंड से संबंधित कोई भी ऐसा प्रपोजल आए या मुझे जाने का मौका मिले, तो आज ईश्वर ने फिर से एक मौका दिया आरजे काव्या के साथ में बैठने का। तो मैं लगातार 15 दिन से बाहर था। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आई टोल्ड यू आल्सो। और अभी भी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की पानीपत में। वहाँ पर मोहन भागवत जी आए थे, रूबी कालियाज जी के साथ में मेरा गुफ्तगू रहा। तो वहाँ से मैं कल रात को बिल्कुल अपनी टैक्सी पकड़ के यहाँ आया, और आज इतने सारे दर्शकों, खूबसूरत लोगों के बीच में आपके साथ में अपनी बातों को रखने का एक बहुत अच्छा मौका मिला मुझे। आप क्योंकि खिलाड़ी भी हैं और अब तो इतना सारा, स्पेशली चक दे के बाद में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में गए, फिर रियलिटी शो में भी आए। अच्छा, वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था, रियलिटी शो वाला, डांस वाला? चक दे इंडिया 2007 में रिलीज हुई थी 10 अगस्त को। और जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी उसके बाद में पूरे खेल जगत में एक तूफान आया था, आपको तो मालूम ही है। जब हम लोग हारे थे 1982 में, तो ऐसा कोई अखबार नहीं होगा जिसने मेरी खूब बुराइयां नहीं करी, भयंकर बुराइयां। मतलब सटायर लिखे गए, कार्टून्स बनाए गए, और जिंदगी जो है वो जी का जंजाल सी बन गई थी। जब हम लोग ये चक दे इंडिया बनी, उसके बाद में वो जो पत्रकार थे वो शायद रिटायर हो गए थे। जो जवान लोग थे दे टुक ओवर, और एक तरह से अपने जो सीनियर थे उनका प्रायश्चित करने के लिए एक तरह से उन्होंने मेरी खूब तारीफ करी, ज़बरदस्त तारीफ करी। ऐसा कोई अखबार नहीं होगा, ऐसी कोई मैगजीन नहीं होगी जिसमें मेरा खूब अच्छे से उन्होंने लिखा नहीं। स्टारडस्ट मैगजीन होती है, उसमें 7 पेज का ब्लो अप आया। वॉक द टॉक किया मैंने शेखर गुप्ता जी के साथ में, बहुत बड़े हैं वो। बिल्कुल। और एक दिन एक फ़ोन आया कि हम सोनी टेलीविज़न से बोल रहे हैं, आपको एक डांस शो में पार्टिसिपेट करना है। मैं डांस किया नहीं, वैसे हम लोग पहाड़ी लोग हैं, भिड़ू पाकू बारो मासा पे हमेशा डांस करते हैं। लेकिन उस शो में मैं जब गया तो आई वॉज द ओनली कंटेस्टेंट जिसका कोई प्रोमो शूट नहीं कर पाए वो लोग। वहाँ कॉमेडी सर्कस का एक बहुत बड़ा ऐसा स्टेज लगा हुआ था। उन्होंने कहा आप कुछ डांस करिए, कुछ करिए। मेरे से कुछ नहीं हुआ, यू नो। और स्टेज एक हॉट सीट कहलाती है, जहाँ आदमी घबराता है, यहाँ आके बात करना बहुत मुश्किल होता है, और डांस करना पूरे देश के सामने जिसमें कोई रिटेक नहीं है। लेकिन मेरी पहली परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी कि मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उसके बाद में मैंने बहुत मेहनत की, और उस कंपटीशन में 2 बार मुझे 30 में से 30 मिले। 30 में से 30। हमारे जज थे, जितेंद्र जी थे, और उर्मिला मातोंडकर थी, बहुत रिनाउंड कोरियोग्राफर हैं वो थे। और चक दे से नाम हुआ। झलक दिखला जा जो मैंने प्रोग्राम किया था, डांस प्रोग्राम, उससे मैं दर्शकों के सामने आ गया। लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मेरे को लगता नहीं किसी हॉकी प्लेयर को इतना प्यार मिला होगा। धनराज पिल्ले हमारे 4 ओलंपिक्स खेले हैं, डेफिनेटली बहुत बड़े प्लेयर हैं। दिलीप तिर्की बहुत बड़ा नाम है, आज हमारे हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन मैं आज भी जहाँ जाता हूँ मेरे को लगता है, मालूम नहीं मैंने क्या पुण्य किए होंगे कि लोग हाथों हाथ रखते, बहुत प्यार करते हैं। और मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत आशीर्वाद समझता हूँ। और उसके बाद तो पहाड़ी पिक्चर भी आ गई। ये कैसे हुआ? मैं ना कोशिश करता हूँ उत्तराखंड से जुड़ने की, किसी भी तरीके से अपने लोगों के साथ में। सो मैंने एक म्यूज़िक एल्बम किया था नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ में, मायोनो मंडारू। उसमें एक हर्षू मामा का कैरेक्टर मैंने प्ले किया। अब मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन वो जो गाना था वो ज़बरदस्त हिट हुआ। ज़बरदस्त मतलब ज़बरदस्त, हर शादी में, हर जगह पे, यहाँ तक कि अमेरिका में भी एक योआना करके है, अगर आप जानते होंगे, तो वहाँ पे भी हर प्रोग्राम में उन्होंने वो गाना गाया, डांस किया उसके ऊपर। और मैं योआना में गया भी था अमेरिका में। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत पावरफुल मीडियम है जुड़ने का। तो उर्मी नेगी जी से मेरी पहचान थी,
तो उन्होंने जब अपनी पहली मूवी बनाई सबेरुघाम, तो उसमें एक छोटा सा उन्होंने मेरे को कैरेक्टर दिया। उसके बाद में अगली जो उनकी सबेरुघाम 2 थी, अभी जो आई थी जी। उसमें भी एक नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने पे मैंने डांस किया है। सब लोग कहते हैं मेरी उम्र नहीं है डांस करने की, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी उम्र छोटी नहीं होती। मतलब कोई ऐसी नहीं होगी कि ये आज भी आप विश्वास करेंगे आई एम 65 जी, और 5 किलोमीटर में आराम से भाग सकता हूँ। हाँ, मैं गोल्फ में शॉट मारता हूँ तो कम से कम 250 यार्ड के आगे मारता हूँ। टेनिस खेलता हूँ तो ऐसा छोटा मोटा टेनिस नहीं खेलता हूँ, बहुत पावर से खेलता हूँ। अपने आप को अगर आदमी तंदुरुस्त रखे, है ना, और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मेंटेन करे, तो ज़िंदगी को एक बहुत अच्छे तरीके से, एक हसीन तरीके से वो इंजॉय कर सकता है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर सेहत आपकी ख़राब है तो आपका पैसा, आपकी शोहरत, आपकी इज्जत ये नहीं है। तो यू हैव टू टेक लॉट ऑफ केयर। तो मैंने आपको बहुत समय से जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप जितने भी मंचों पे जाते हैं लगभग ऐसे ही दिखते हैं। ऐसे मतलब वो पहाड़ की टोपी और वो देश दुनिया में पहाड़ का परिचय आपकी ज़बानी क्या है? क्या है पहाड़ और स्पेशली उत्तराखंड? काव्या, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड जो है वो सिर्फ देहरादून या गैरसैंण नहीं है, वो पौड़ी गढ़वाल या लैंसडाउन नहीं है। उत्तराखंड इंदौर का वो एरिया भी है जहाँ पर हमारे लोग रहते हैं। दिल्ली में कितने सारे पहाड़ी लोग रहते हैं, वो सब का सब उत्तराखंड है। मैं इंदौर में उत्तराखंड समाज का अध्यक्ष हूँ। हम लोग वहाँ पर प्रोग्राम्स करते हैं। आप यकीन मानिए, ऐसा लगता है पूरा उत्तराखंड वहाँ पर आ गया है। मुंबई शहर में भी जब मैं था वहाँ पर, तो मैंने सारे उत्तराखंडियों को जोड़ा। बहुत सारे क्लब्स थे, लेकिन हम लोगों ने सबको जोड़ के एक कौथिक का आयोजन किया और वहाँ पर 10,000 लोग आते थे। 10,000 लोग मुंबई शहर में कौथिक के मेले में आते थे। तो उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू जो है वो अलग है, लेकिन उस मिट्टी की खुशबू को हम हर जगह महसूस करते हैं। जब हम लोग उत्तराखंडी लोग बैठते हैं, अपनी जगह का खाना खाते हैं, वो गेंद की सब्जी, वो कंडाली जो है मतलब तो वो खाते हैं जब, तो हम लोग पूरे समय याद करते हैं। इनफैक्ट जब भी हम लोगों की मीटिंग होती है तो हम कोशिश करके अपने वहाँ का खाना भी बनाते हैं। उत्तराखंड जो है वो उसकी जो पहचान है उसकी ईमानदारी से है, उसकी बहादुरी से है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंडियों को रखते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और मैं बहुत सारे मिनिस्टर्स को और नेताओं को जानता हूँ जिनकी सिक्योरिटी में नंबर 1 के ऊपर हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। तो अब तो देश की सिक्योरिटी भी, देश की सिक्योरिटी में भी अजीत डोभाल जी। सच में ये क्या है, हमारे खून में है, ये वफादारी हमारे खून में है। हम लोग कभी गलत कर ही नहीं सकते, लोग ऐसा सोचते हैं। और हम उनकी बातों को, मतलब है ना, बातों को सच होने के लिए हर कुछ करने को तैयार होते हैं, हर कुछ करने को तैयार होते हैं। चकदे का जिक्र थोड़ी देर पहले हो रहा था, आपने कहा कि चकदे में तो क्या ही दिखाया। पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया होगा, वो सच में आपकी स्टोरी थी? मतलब कितना हिस्सा था? मतलब लोगों ने ऐसा कहा जैसे जो लिखा गया है कि उसकी डेवलपमेंट में आप रहे, बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, उसके और भी था। मैंने किताब लिखी एक जी, मिशन चकदे, उसकी एक कॉपी आपको देंगे, आप पढ़ेंगे उसको जरूर। और बहुत सारी कहानियां हैं जो अनकही भी रही होंगी। कहानी का एक हिस्सा ये भी है कि एक मैच हुआ हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ में, है ना। लड़कियों का मैच था। हमारी टीम जो थी वो लड़कों की जीत चुकी थी एफ्रो एशियन गेम्स में। एफ्रो एशियन गेम्स हैदराबाद में आयोजित किए गए थे।
तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि लड़कियों को जीतना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी करके हमारी टीम जब फाइनल्स में आई तो हमारी टीम की गोलकीपर थी, उसका नाम था हेलन मैरी। तो जब मैच बराबरी पे ख़त्म हो गया साउथ अफ्रीका के साथ, तो मैं हेलन मैरी के पास गया। मैंने, हेलन, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ कि सामने वाली टीम कहाँ गोल मारेगी। उसने कहा, हाँ कोच, मुझे आप पे विश्वास है। आप पुराने किसी प्लेयर को पूछना काव्या, कोई भी हॉकी प्लेयर को, हिंदुस्तान का कोई प्लेयर 5 में से 2 से ज़्यादा गोल मेरे ऊपर नहीं मार सकता था पेनाल्टी स्ट्रोक में। ऐसे कई मौके आए जब 5 में से 4 पेनाल्टी स्ट्रोक मैंने सेव किए, अपनी टीम को जिताया। एक बार हम लोग कोई टूर्नामेंट में गए थे बाहर, वहाँ 10 में से 10 पेनाल्टी स्ट्रोक बचाए, फॉरेन में, कनाडा में। मतलब ऐसा कोई मौका नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से मुझे दिखता है कि वो पेनाल्टी स्ट्रोक कहाँ आएगा। और गोलकीपर जो है वो एक तरफ डाइव मारता है, राइट में मारता है या लेफ्ट में मारता है। तो हेलन को मैंने कहा, हेलन, अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। उसने कहा, कोच, मुझे आप पे विश्वास है। मैंने कहा, ठीक है, तुम एक काम करना, बॉल को मत देखना, हॉकी स्टिक को मत देखना, मेरी तरफ देखना। कोच जो है वो सेंटर में खड़ा रहता है। मैंने कहा, अगर इधर इशारा करूंगा तो इधर डाइव मारना, उधर इशारा करूंगा तो उधर डाइव मारना। 5 में से 4 बार मैंने सही बताया उसे, 4 बार। हेलन मैरी ने 3 पेनाल्टी स्ट्रोक सेव कर दी। उसने चौथा भी सेव किया एक्चुअली, लेकिन वो पहले मूव कर गई तो उसे डिसअलाउ किया। मैच जीत गए, सारे दर्शकगण आ गए, सारे मीडिया के लोग आ गए। उसने हेलन को पूछा, हेलन, हाउ कुड यू डू इट, कैसे किया तुमने? उसने कहा, कोच ने की, कोच ने की। लेकिन जब मीडिया के लोग आए तो मैंने उन्हें कहानी नहीं बताई। लेकिन जब हम लोग चक दे इंडिया बना रहे थे तब मैंने ये कहानी जयदीप साहनी को बताई। तब आप देखते हैं कबीर खान यानी शाहरुख खान जी कहते हैं, विद्या देखो मेरी तरफ। अरे इसका पैर तो लेफ्ट की तरफ है, ये लेफ्ट को मारेगी। इसकी हॉकी स्टिक राइट को है, ये राइट को मारेगी। फिर एडेप्टेशन, या खुदा ये सेंटर में मारेगी। तो पूरी कहानी का जो बेस था बेसिकली वो सेम टू सेम था। कहानी में जो अंडर करेंट्स थे वो सारे के सारे सेम थे। चक दे इंडिया का एक एक सीन मैंने डिजाइन किया। पहला सीन तो चक दे इंडिया में जो लड़कियां खेल रही थी उन्होंने एक्चुअली कभी हॉकी खेली नहीं थी। हमारी चित्राशी रावत है यहाँ की, उत्तराखंड की, जो कोमल चौथाला बनी थी, जो भैंस की पूंछ बोलती है, उसने हॉकी खेली थी। 1-2 लड़कियां और थी, उन्होंने थोड़ी बहुत हॉकी खेली थी, लेकिन बाकी लड़कियों ने कभी हॉकी को पकड़ा भी नहीं था। 6 महीने मैंने उन्हें ट्रेनिंग दिया, 6 मंथ्स। और उसके बाद में जब उन्होंने परफॉर्म किया चक दे इंडिया में तो उनको देख के ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने कभी हॉकी नहीं खेली थी। और उसके बाद एक एक सीन हम लोगों ने डिज़ाइन किया वहाँ पर। पिक्चर इतनी अच्छी बनेगी मालूम नहीं था। जिस दिन उसका यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में ओपनिंग था, प्रीमियर था, मतलब ट्रायल शो था बेसिकली, तो उस दिन पहली बार वो पिक्चर को एडिट होके आई थी। उस जमाने में वो रील पे शूट होती थी पूरी की पूरी पिक्चर, आजकल ये डिजिटल करते हैं। 200 रील शूट हुई थी, 200, और उससे वो 1.5 घंटे की मूवी बनी थी। कितनी टाइट एडिटिंग होगी, कई कैरेक्टर्स जुड़ गए, कई ये हो गए। पूरी पिक्चर में हॉकी था। वो सीन्स जो मैंने डिज़ाइन किए थे, ड्रामा बहुत कम था। तो शाहरुख भाई आए, बोले नेगी जी इसमें तो कुछ है नहीं, ड्रामा वगैरह कुछ नहीं है। तो उदय चोपड़ा जिन्होंने पिक्चर बनाई थी वो आए, उन्होंने कहा मालूम नहीं कैसा। मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा ये इतिहास लिखेगी ये पिक्चर। और वाकई जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई, जिस तरीके से पूरे मुल्क में चक दे हुआ, तो लगता है वो आज तक बिल्कुल कंटिन्यू हो रहा है। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। नहीं, वो बिल्कुल ताज़ा है। वो जब बात करें और आप जिस तरह से बता रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है ये कल की बात है ना। मैं आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी बाद में लोग इसको देखेंगे, इन एपिसोड्स को जब एडिट होके आएगा,
कौन सवाल पूछना चाहेगा सर से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Hello sir, my name is Yash Rawat and I also play hockey. I played zonals and also a basketball player at command level. I want to ask a question that how to keep a balance between sports and education. And my second question is that why not other sports like cricket having a stagnant growth in India? And what are the challenges by which that other sports can also compete with the sports like cricket in India? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है, इतिहास के पन्ने उन लोगों के नाम से भरे पड़े हैं जिन्होंने खेल, एजुकेशन और दूसरी चीज़ों को समान रूप से आगे बढ़ाया। हमारे कप्तान थे ज़फ़र इकबाल, हमारे जो 1982 जिस टीम में मैं खेलता था उसके कप्तान भी ज़फ़र इकबाल थे, और वो खुद इंजीनियर थे। बहुत बड़ी पोजीशन पर इंडियन एयरलाइंस में नौकरी करके वहाँ से रिटायर हुए। एक MM सोमैया हैं, वो 3 ओलंपिक खेले। भारत पेट्रोलियम में मेरे ख्याल से नंबर 1 नंबर 2 की पोस्ट से रिटायर हुए, बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर। I did my MA in English literature. Not that I can't speak English. I did my BSc initially, but because there was too much of time which was required for training, so I had to switch on. जो लोग हॉकी खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं और उसका साथ में पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं, तो उनका इंटेलिजेंस जो है ना वो मैदान में भी दिखता है। एक बुद्धू खिलाड़ी और एक दिमाग वाले खिलाड़ी में बहुत फर्क होता है। सो इट इज़ वेरी गुड। दूसरी बात जो है वो ये है कि क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे खेलों में पैसा नहीं है। 41 साल के बाद में हिंदुस्तान ने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मालूम है अभी। वहाँ से जो भी प्लेयर्स आए थे, जो प्लेयर्स आए थे उसमें से मोस्ट ऑफ देम उनको सरकार ने 2-2 करोड़ रुपए दिया, 2.5 करोड़ रुपए दिया। और इसके अलावा जितने प्लेयर्स थे उनको DSP की नौकरी दी। मतलब 21-22 साल की उम्र में आप DSP हैं, आप तो IG DIG बनेंगे। कौन सी एजुकेशन में, कौन सी तरीके से ऐसा संभव है? और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, जो हमारी बैडमिंटन चैंपियंस हैं जी, सिद्धू, साइना नेहवाल, लक्ष्य है यहाँ से, लक्ष्य है, उनकी जो अमाउंट, उनको जो पैसा मिलता है उसकी आपने परिकल्पना नहीं करी है। हमारे यहाँ से जसपाल राणा जी हैं, शूटर है यहाँ पर, बहुत बड़े शूटर। उनकी रेंज, जहाँ वहीं पास में ही रह रहा हूँ मैं, अभी जब देहरादून आया तो उनकी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, एक राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं। तो खेलों से बहुत सारे ओपनिंग्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप खेलते हैं, जो लोग भी, तो ये मान के चलना कि जब भी आपका सिलेक्शन किसी भी चीज़ में होगा और 2 लड़के खड़े वहाँ पर, दोनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समान है, तो सिलेक्शन आपका होगा। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अलग रहती है भाई। खिलाड़ी जो है ना वो अलग से दिख जाता है कि ये खिलाड़ी है, और खिलाड़ी सिर्फ एक ऐसी जाति है जो कभी हार नहीं मानता। वो हार नहीं मानता कभी भी, क्योंकि वो रोज हारता है, उसको मालूम है कोई बात नहीं। और इसीलिए खिलाड़ी कभी सुसाइड भी नहीं करता। उसको मालूम है कि मैं हारा था, कल मेरा फिर से होगा। सो ये बहुत बड़ी बात है कि हम उस दौर में गुजर रहे हैं जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बराबर फोकस करें, खेल पर, पढ़ाई पर समान रूप से ध्यान दें, तो यकीनन सफलता एकदम साथ में खड़ी रहेगी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम रोहित राज है सर। मेरा क्वेश्चन है कि हर प्लेयर का कुछ ना कुछ कमी रहता है, जैसे कुछ भी कमी, जैसे खेलने में, तो आपका क्या कमी था जो आप हर मैच में मतलब सुधारते थे नेक्स्ट मैच में? जो ईश्वर ने हमें बनाया है
और ईश्वर कोई भी चीज़ खराब नहीं बनाता, ये मान के चलना बिल्कुल एकदम, है ना। वो आपके अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ डालता है जो आपको हर लोगों से अलग करती है, हर एक इंसान से। यू हैव समथिंग विच अदर्स डोंट हैव, ये बिल्कुल मान के चलना। जब हमारी टीम बनती है, कोई हॉकी की टीम बनती है, कोई फुटबॉल की टीम बनती है, तो उसमें सारे के सारे स्कोरर नहीं बनते या सारे के सारे गोलकीपर नहीं बनते। वो टीम में कुछ कमज़ोर कड़ी भी होती है, कुछ अच्छे लोग होते हैं और उनको अच्छे तरीके से उसी के हिसाब से काम दिया जाता है। जैसे एक तगड़ा है, एक सरदार जी, बहुत तगड़ा, उसको हम लोग फुल बैक बनाते हैं, है ना। एक लंबा सा प्लेयर है, उसे गोलकीपर बनाते हैं। एक छोटा सा प्लेयर रहेगा, उसको गोलकीपर बना सकते क्या? नहीं। लेकिन उसकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको हम लोग एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। मेरा फुटवर्क बहुत बढ़िया था क्योंकि मैं बैडमिंटन भी बहुत अच्छी खेलता था। मैं डाइविंग वाइविंग करता था तो मेरी डाइविंग भी बहुत अच्छी, अभी भी मैं डाइव मार दूँ यहाँ पे खड़े होकर ज़मीन पे। तो उन्होंने मुझे गोलकीपर बना दिया। लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन मैच में फंबल करते हैं, है ना। तो जो कोच रहता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट से सबसे अच्छा काम निकाल के ले। ये टीचर का भी रोल होता है। तो जो हमारे कोचेस थे, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसी पोजीशन दी जहाँ पर हम एक्सेल कर सके। ये बात अलग है कि उस दिन हम लोग हार गए, लोगों ने मुझे गद्दार का तगमा दिया, लेकिन उस दिन अगर हम लोग नहीं हारे होते तो ये मान के चलो कि चक दे इंडिया बनती भी नहीं है कि नहीं। बिल्कुल। कई बार जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को निरंजन नेगी कहते हैं। थैंक यू जी। नेक्स्ट। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं आरएडी कैप्टन प्रमेश कुमार, 12 यार्ड रेजिमेंट। मैं आर्मी में रहा। अरे वाह। और मैं 28 ईयर्स आर्मी को दिया और पैदल सेना से हूँ। तो वहाँ बहुत कंपटीशन होते हैं स्पोर्ट्स में, मतलब कटने मरने के तक नौबत आ जाती है कि यूनिट से दूसरी यूनिट, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, प्लाटून वाइज भी होते हैं। ऐसे मैं अपने देश और प्रदेश को भी देखता हूँ। तो अभी जब आपकी ये 20 ईयर एगो पहले पीछे थी, तब स्पोर्ट और अभी के स्पोर्ट में जो हम ये देखते हैं ना, क्रिकेट का जो क्रेज है यूथ में, और हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ कि क्रिकेट की तरफ हमारी यूथ का ज़्यादा रुझान है या हमारी गवर्नमेंट का ज़्यादा रुझान है, जबकि हमारे जो हॉकी है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, इनका क्रेज कुछ डाउन मुझे मेरे नज़रिए से दिख रहा है। आपका मेरे सवाल पे क्या विचार है सर? जय सर। बेटा मैं ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता हूँ। मेरी विचारधारा बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, मतलब बहुत ज़्यादा, जितना आप लोग सोच नहीं सकते। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमारा आने वाला समय ना खेलों में भी बहुत अच्छा होने वाला है। क्या आप लोगों को मालूम है कि अभी बहुत सारी लीग आ रही हैं, उसमें एक जैसे आईपीएल है ना, ऐसी टेबल टेनिस की एक लीग आने वाली है, एक लॉन टेनिस की लीग आ रही है, एक बैडमिंटन की लीग आ रही है, कबड्डी तो खैर आ ही चुकी है ना। तो ऐसी बहुत सारी लीग और भी आ रही हैं, और जब लीग आएंगी और उसका प्रमोशन होगा तो यकीनन आने वाले समय में खेलों में भी पैसा आएगा। कई मुल्कों को थोड़ा वक्त लगता है ऊपर उठने के लिए, और हमारे देश का जो है समय वो अब आया है। और हमारी हॉकी की टीम जो है वो भी आप देखते हैं बहुत अच्छा कर रही है। अभी भी हम लोगों ने एशिया कप में अभी 5 साइड में पाकिस्तान को हराया, और हमारी लड़कियों की हॉकी टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। एक छोटा सा किस्सा और सुनाना चाहूँगा बेटा। मेरा 19 साल का एक बेटा था, मेरा बड़ा बेटा। वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था,
और हम लोगों ने उससे बहुत सारे सपने देखे थे उसके बारे में। तो एक बार वो मोटरसाइकिल में जा रहा था और एक डिवाइडर से टकराया। उसने अपना हेलमेट जो था ना वो वहाँ सामने रख के रखा हुआ था। तो जब वो डिवाइडर से टकराया तो उसके पीछे का जो स्टूडेंट था वो कूद के बाहर चला गया और मेरा बेटा जो था ना वो उसका सर उसमें लगा। वो दोबारा फिर कभी नहीं उठा, कभी नहीं उठा, मतलब कभी नहीं उठा। और मैं बहुत कुछ सोचता रहा कि मेरे साथ में क्यों ऐसा हुआ, जिसका 19 साल का बेटा। और जिस दिन उसकी 13वीं थी उस दिन यशराज फिल्म से ये ऑफर आया चक दे इंडिया करने का। मेरी वाइफ जो थी वो चल नहीं पा रही थी, हम लोग कहीं बाहर नहीं निकलते थे। धनराज पिल्ले पहला आदमी था जो हमको बाहर पकड़ के लेके गया बाहर। चक दे इंडिया में शामिल होने के लिए जब बहुत प्रेशर आया तो मुझे लगा कि शायद हम उसमें अगर इन्वॉल्व होंगे तो अपने दुखों से थोड़ा सा हमको बाहर निकलने में आसानी होगी। 21 अक्टूबर 2005 को मेरे साथ ये हादसा हुआ था और 21 अक्टूबर 2006 को मैं अपने जो टीम थी पूरी यशराज फिल्म्स की जो टीम थी हमारी चक दे इंडिया की टीम, उसको लेके ऑस्ट्रेलिया में था। 21 अक्टूबर 2006 को दिवाली का दिन था। सारे लोग दिवाली मना रहे थे और हम उनके साथ में दिवाली मना के जब अपने घर में आए तो मेरी वाइफ और मैंने सोचा कि हम लोग अपने बेटे के नाम पे एक फाउंडेशन बनाते हैं। तो हम लोगों ने अपने बेटे के नाम पे एक फाउंडेशन बनाया, उसका नाम रखा अभी फाउंडेशन। खेलों के माध्यम से लोगों के अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप करते हैं, उनके अंदर लड़ने की इच्छा प्रेरित करते हैं। हमारी पहली एकेडमी सलाम बॉम्बे हॉकी एकेडमी थी। 4 म्यूनसिपल स्कूल की 120 लड़कियां रोज वहाँ हॉकी खेलती थी। हमारी दूसरी एकेडमी हम लोगों ने वहाँ के जितने स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं मुंबई शहर के, उनके साथ में एक प्रयोग किया और उनको हॉकी खिला के, उनको वो ड्रग्स वगैरह थे, सिगरेट वगैरह पी रहे थे, उनको सबको वहाँ निकाल के उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए। हमारी टीम जो थी वहाँ पर मुंबई हॉकी लीग में खेलती थी और 2nd पोजीशन पे आई। एक और माहौल में हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, बहुत बढ़िया, मतलब कुछ ऐसे मैं नहीं जानता कि मेरा बेटा क्या सोचता है, ऊपर से देखता है, लेकिन मैं हर काम जो करता हूँ उसमें मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे को लोग ताली बजा के देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे लगता है कि नहीं, मेरा बेटा देख रहा है और उसकी ब्लेसिंग है। मैं जो कुछ करूँगा लाइफ के अंदर हमेशा अच्छा करूँगा और अपने देश के लिए करूँगा। मेरा स्टूडेंट है, वो जूनियर इंडिया खेला, सूरज करकर। ओलंपिक टीम में एक प्लेयर है सुरेंद्र कुमार करके जो डिफेंडर खेलता है, वो भी हमारे फाउंडेशन की तरफ से खेल के गया। क्या बुरा हो सकता है बेटा इससे ज़्यादा कि तुम्हारे ऊपर देश के गद्दार का तगमा लगे? क्या बुरा हो सकता है कि तुम्हारा 19 साल का बेटा चले जाए? लेकिन जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, ये मान के चलना। आने वाला समय बहुत अच्छा है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कितने लोगों को नसीब होगा। उत्तराखंड के लिए हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं और उसके पीछे हमेशा ये लगता है कि नहीं, हमारे ये युवा वर्ग हैं, इनको कोई मौका मिले। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक एकेडमी डालूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी कुछ प्लेयर्स को मैं इकट्ठा करके अपने इंडिया टीम में तैयार करूँ। कभी ईश्वर ने चाहा मौका मिलेगा तो डेफिनेटली करूँगा। जबरदस्त। जी, आपका सवाल। हेलो सर, माई सेल्फ मधु संचार। सर, जब से लॉकडाउन लगा है बच्चों का आउटडोर गेम्स का रुझान कम हो गया है। बच्चे घर बैठकर पबजी वगैरह खेलना पसंद करते हैं, जबकि 10% ही बच्चे ऐसे हैं जो बाहर फील्ड में जाके खेलना पसंद करते हैं। तो उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए हम ऐसा क्या करें कि बच्चे फ़ोन छोड़कर बाहर खेलना पसंद करें, जिससे देश का भी नाम रोशन हो, उनका भी नाम रोशन हो? डेफिनेटली कोविड के समय में हम में से सब लोगों ने किसी को खोया है ना, और हम तो बड़े हैं बेटे, लेकिन जो युवा वर्ग है वो लोग तो एक तरह से डिप्रेशन में थे। घर के अंदर आप बैठे हो यार, इतने यंग लोग घर के अंदर, तो क्या करोगे? पबजी खेलोगे और क्या करोगे, है ना। तो आपका कसूर नहीं है ये, या युवा वर्ग का कसूर नहीं है, लेकिन
ये हमेशा सोचना कि जब तक बाहर नहीं निकलोगे, जब तक मैदान में नहीं जाओगे, जब तक कोई जिम वगैरह ज्वाइन नहीं करोगे, स्विमिंग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर जो है ना वो लड़ने की पावर इतनी जल्दी आसानी से डेवलप नहीं होगी। क्योंकि खेल के मैदान की ताकत को सिर्फ वो इंसान समझता है जो मैदान में जाके खेलता है। खेल के मैदान में क्या पावर है, क्या पावर है। तो मैं तो ये कहूँगा जब भी मौका मिले कोई ना कोई खेल जरूर खेलो। खेल जो है एक तरह से बेटा प्रार्थना है। जब मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ या टेनिस खेलने जाता हूँ, मेरे को एक सेकंड के लिए कुछ याद नहीं रहता कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो एक तरह से प्रेयर ही है। जब आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपको वो शटल कॉक दिखती है, आप मारते रहते हो, भूल जाते हो सब कुछ, और उसके अलावा आपकी सारी बुराइयों से दूर रहते हो, आप सारी बुराइयों से। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आप कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें सर से? गुलाटी जी हमारे बीच में हैं। आप जो मैं पूछना चाह रहा था वो सर ने पहले ही बोल दिया कि मेरा मन कहता है कि हम उत्तराखंड में भी कोई एकेडमी बनाएं। मैं अब सोच रहा था 5 मिनट 10 मिनट से जब आपकी बातें सुन रहा था, तो मैं कह रहा था सर इंदौर में तो आप हैं, एकेडमी शुरू करिए। उत्तराखंड में हमें कब सौभाग्य मिलेगा जिसके लिए हम हर चीज़ करने के लिए कोशिश करेंगे। आप आइए और उत्तराखंड की युवा पीढ़ी और बच्चों को भी आगे ले जाइए। बिल्कुल। और उत्तराखंड के बच्चों में, स्पेशली गांव के बच्चों में जितना टैलेंट और जितना डेडिकेशन है, मैंने ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूँ, मैंने और जगह भी देखा है, वो बात और कहीं नहीं है जो उत्तराखंड के बच्चों में। बहुत सही, बहुत सही। मतलब मैं बचपन से ही देख रहा हूँ जो फाइट, जो स्टैमिना जो उनके अंदर है वो नहीं है और कहीं। मैंने ये देखा है, दिल्ली भी देखा, बॉम्बे भी देखा, मतलब नहीं। यकीनन कुछ ना ब्रीड होती है, जैसे एक आदिवासी ब्रीड है, वैसे हम लोगों की भी ब्रीड है। बेसिकली जो पहाड़ के लोग होते हैं वो पहाड़ चढ़ते हैं, उतरते हैं, बाय नेचर वो लोग है ना दूसरे लोगों से स्ट्रांग होते हैं। They'll never get tired. बिल्कुल। They'll not get. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज उसका एडवांटेज है। हाँ लाठी जी, एक तो धन्यवाद करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया। नहीं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि और आप जैसी बहुत हस्तियां जो हैं यहाँ आई और हम लोगों को, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी बच्चियों को जागरूक करेंगे। और मेरी आपसे समृद्ध निवेदन है कि आप उत्तराखंड आएं और यहाँ पे छोटी सी पहल किसी खेलकूद एकेडमी की करें, जिससे कि हमारे बच्चे आने वाले एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स में अलग ही नजर आएंगे कि ये कुछ और ही कर रहे हैं। आई प्रॉमिस। तो आपकी तरफ बढ़ूं सर। हॉकी हो गया, बैडमिंटन में इंटरेस्ट है ही, फिल्म भी हो गई, डांस भी हो गया, और क्या क्या है? एक किताब लिखी है मैंने, किताब भी है। वो किताब की एक कॉपी आपको देना चाहेंगे। अरे वाह। तो ये बुक आपने कब लिखी सर? मिशन चक दे, हाँ। हालात के अंधेरों को चीरता एक जिद्दी किरण, मीर रंजन नेगी। ये आपकी कब की फोटो है? ये ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ चक दे इंडिया। अच्छा। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया की फोटो है। जी जी। जब हम लोग शाहरुख जी के साथ में वहाँ गए थे। बिल्कुल। बचपन से ही मैं डायरी लिखता हूँ बहुत, मतलब वो मेरे को बहुत शौक रहा बचपन से। कि पहली बार मैं इंडिया टीम में आया, कि पहली बार मैंने हॉकी स्टिक पकड़ी, तब से लेके लास्ट तक, जब तक मैं हारा उसके बाद का सारी मेरी डायरीज हैं। बचपन से लेके आज तक जितनी भी पेपर कटिंग्स मेरी आई हैं वो भी मैंने लिखी, संभाल के रखी, सारी की सारी पेपर कटिंग्स। जब मेरी पहली पेपर कटिंग आई थी, उसके बाद में मेरी पहली हेडलाइंस आई। जब मैं जीत के आया तो एक बहुत बड़ा ब्लो अप आया था मेरा, फाइंड ऑफ द टूर, मीर रंजन नेगी, वो भी मैंने संभाल के रखा। तो
जब चक दे इंडिया रिलीज हुई तो फिर मैंने सोचा कि इसको कंपाइल करते हैं। ये कोई घोस्ट राइटिंग नहीं है, ये मैंने अपने आंखों से हाथ से लिखा, सारी किताब मैंने लिखी और हम लोगों ने 600 पेज लिखे, 600 पेज लिखे थे, बहुत बड़ी कहानी हो गई थी। फिर मेरा एक दोस्त है आनंद फिलार, वो इंडियन एक्सप्रेस में चीफ एडिटर था। हम लोग चेन्नई गए, 8-10 दिन एक कमरे में बंद हो गए, कमरे से बाहर नहीं निकले। 10 दिन हम लोग कमरे के अंदर बंद थे और उसने 500 पेज मेरे उड़ा दिए। और उसके बाद में ये किताब बचे हुए 100 पेज हैं। तो ये 100 पेज हैं, कभी पढ़ के देखना बेटा, है ना। तो ये हॉकी की कहानी है और ये ऑनलाइन अवेलेबल है? ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसमें ना ग्लूम टू ग्लोरी मेरी पहली किताब थी जी। क्रिएटिविटी का अपना अलग मजा है। क्रिएटिविटी में आप कुछ भी क्रिएट करें, चाहे आप बुक लिखें, चाहे आप ये करें वो करें, उसका अपना अलग मजा है। और आप जितना पढ़ेंगे तो नॉलेज इज पावर। मैं काव्या को देखता हूँ, उसके हर शो को बहुत सिंसियरली फॉलो करता हूँ और उसके पीछे जो आप मेहनत करते हो ना काव्या, इट इज़ अमेजिंग, रियली आई एम टेलिंग यू। हर एक के साथ में एक अलग आपके अंदाज में आप पेश करते हो, उसका जो टोन अलग रहता है, उसका टेक्सचर अलग होता है। कविंद्र बोलूं, उत्तर का पुत्र बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको, बट यू आर अमेजिंग रियली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं क्या सोच रहा था सर, मैं ज्यादा डिमांडिंग तो नहीं हो रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल। पता नहीं मेरे को ऐसे मन में आ रहा है, एक गाना सुनना चाह रहे हैं आपसे। अरे बाप रे। क्योंकि पहाड़ वाले देखो अपने स्टाइल का डांस भी कर लेते हैं, हल्का फुल्का गा भी लेते ही है। भीड़ुपाको बारुमासा, भीड़ुपाको बारुमासा, नरण का फल पाकु चेता मेरी चेला, नरण का फल पाकु चेता मेरी चेला। वाह क्या बात है। चलिए आज मैं आपको एक और गीत सिखाता हूँ, क्योंकि ये आप जैसे लोगों ने जिन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम किया है, आप भले ही इंदौर में रहते होंगे लेकिन उस इंदौर शहर में भी आपकी पहचान एक पहाड़ी के रूप में तो होगी ही। जो नॉन पहाड़ी लोग कहते होंगे अरे यार पहाड़ का आदमी, और वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं कुछ लाइनें गुनगुनाऊंगा, मैं चाहूंगा आप साथ में। ठीक। गिरीश तिवारी गिरदा की पंक्तियां हैं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला, मेरे हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा, हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे पहाड़ा, मेरे पहाड़ा। वाह। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, आपसे बात हुई और मैं बताना चाहता हूँ हमारे देखने वालों को, मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं कितना मुश्किल होगा। मैंने हमारे एक मित्र हैं जगजीवन जी, उनको कहा कि यार पहले आप बात करिए, बिकॉज मैं बड़ा हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि आपके इतने टूर होते हैं, हम देखते रहते हैं, इतनी जगह पे कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन जितनी आसानी से आपने कहा कि मैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा व्यस्त हूँ लेकिन मैं आऊँगा, और इतनी आसानी से सब कुछ हो गया, तो शायद मेरे भी कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे तो कि मैंने आपको अप्रोच किया और आप यहाँ तक आ गए, और इतने सारे लोग यहाँ पे और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, ओहो रेडियो के माध्यम से आपको देखेंगे और सुनेंगे, तो हम आपको थैंक यू कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ओहो रेडियो, थैंक यू। उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो। आप मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक ना रेडियो शो भी कर लो, आप सबको बोल ले रहे हो। नहीं रियली, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इस तरीके से आप लोग प्यार बनाए रखो, है ना, अपने मुल्क से प्यार बनाए रखो, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जब भी हम कुछ करते हैं, हमको ये लगता है कि नहीं हम अपने देश के लिए करते हैं, तो हम कभी गलत नहीं करेंगे, है ना। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। जय हिंद, है ना। क्या बात। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ।